हर रात ठीक 12 बजे जब पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी डर का एहसास दिलाती थी, तब आरव की पत्नी सिया चुपचाप बिस्तर से उठ जाती थी। शुरुआत में आरव को लगा कि शायद उसे नींद में चलने की आदत है, लेकिन जब ये सिलसिला हर रात होने लगा और सिया हर बार उसी दिशा में जाती दिखी जहाँ गाँव के बाहर वो पुराना खंडहर हो चुका महल खड़ा था, तब उसके दिल में शक और डर दोनों घर करने लगे। वो महल सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कभी एक रानी की आत्मा भटकती है जिसने अपने ही महल में दर्दनाक अंत पाया था। गांव वाले तो उस रास्ते से दिन में भी गुजरने से कतराते थे, लेकिन सिया, वो हर रात उसी महल की ओर खींची चली जाती थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। एक रात आरव ने तय किया कि वो सिया का पीछा करेगा। जैसे ही सिया धीरे धीरे उठकर बाहर निकली, उसकी आंखें आधी खुली थी और चेहरा बिल्कुल भावहीन था, मानो वो खुद अपने होश में ही न हो। आरव कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगा। रात की ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज उसके डर को और गहरा कर रही थी। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। थोड़ी ही देर में सिया उस महल के विशाल टूटे हुए दरवाजे के सामने पहुंच गई। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जबकि वहां कोई नहीं था। सिया बिना रुके अंदर चली गई और आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महल के अंदर अंधेरा था, लेकिन सिया जैसे सब कुछ देख पा रही थी। वो सीधे एक लंबे गलियारे से होते हुए अंदर के एक बड़े कक्ष में पहुंची। आरव ने छिपकर देखा कि उस कमरे में एक टूटा हुआ सिंहासन था और उसके सामने जमीन पर कुछ पुराने फीके पड़े चिन्ह बने हुए थे, जैसे कोई अनजाना अनुष्ठान कभी वहां किया गया हो। सिया उस जगह के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई और अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो अब सिया की आवाज नहीं थी, वो भारी, धीमी और किसी और की लग रही थी। तुम फिर आ गई, सिया के मुंह से ये शब्द निकले, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और बोल रहा हो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सिया धीरे धीरे घूमने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ खालीपन था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, ठंडी हवा तेजी से घूमने लगी और दीवारों पर अजीब परछाइयां हिलने लगी। तभी एक धुंधली आकृति सिंहासन के पास उभरने लगी। वो एक औरत की आकृति थी जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। सिया उस आकृति के सामने झुक गई, जैसे वो किसी रानी के सामने खड़ी हो। फिर वो आवाज दोबारा गूंजी, तुमने वादा किया था हर रात आओगी, जब तक मेरा अधूरा काम पूरा नहीं होगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि सिया किसी आत्मा के वश में है। अचानक सिया ने अपना सिर उठाया और सीधे उस जगह की ओर देखने लगी जहां आरव छिपा था। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली दिख रही थी और उसके होठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान थी। तुम उसे यहाँ क्यों लाए? वो आवाज गूंजी और इस बार वो सीधा आरव के लिए थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। सिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी चाल और अजीब होती जा रही थी, जैसे उसके शरीर पर उसका खुद का नियंत्रण ही न हो। अब ये भी यही रहेगा हमेशा के लिए, वो आवाज गूंजी और अचानक कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उस धुंधली आकृति ने अपना हाथ उठाया और सिया के सिर पर रख दिया। सिया दर्द से चीख उठी, लेकिन उसकी चीख में भी वो आवाज मिल चुकी थी। मुझे एक शरीर चाहिए इस महल से बाहर जाने के लिए। ये सुनकर आरव का खून जम गया। उसे समझ आ गया कि वो आत्मा सिया के शरीर को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती है। उसने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक टूटी हुई लकड़ी उठाकर उस आकृति की ओर फेंक दी। जैसे ही लकड़ी उस धुंध से टकराई, एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा कमरा हिल गया। सिया जमीन पर गिर पड़ी और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। आरव दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो बेहोश थी। तभी पीछे से वही आवाज फिर आई, इस बार और भी खतरनाक, तुमने मुझे रोका है, लेकिन ये अंत नहीं है, मैं फिर आऊंगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और महल फिर से वैसा ही सुनसान लगने लगा। उस रात के बाद सिया कई दिनों तक बीमार रही। उसे उस रात की कोई याद नहीं थी। आरव ने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या कोई डरावना सपना। लेकिन कुछ दिन बाद एक रात फिर से ठीक 12 बजे सिया की आंखें अचानक खुल गईं और उसके होठों पर वही हल्की डरावनी मुस्कान लौट आई, जैसे कोई फिर से उसे उस महल की ओर बुला रहा। उस रात के बाद आरव ने ठान लिया कि अब वो सिया को किसी भी हाल में उस महल तक नहीं जाने देगा। लेकिन डर उसके भीतर अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा बैठ चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि किसी अधूरी आत्मा का खेल है जो धीरे धीरे सिया को अपनी गिरफ्त में ले रही है। अगले कुछ दिन तक उसने सिया को अपने पास ही सुलाया, दरवाजे बंद रखे, यहाँ तक कि रात में जागकर पहरा भी दिया। लेकिन हर रात ठीक 12 बजे सिया के चेहरे पर वही अजीब सन्नाटा उतर आता। उसकी सांसें भारी हो जाती और उसकी उंगलियां ऐसे कांपने लगती जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एक रात अचानक बिना दरवाजा खोले ही वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली दिख रही थी और इस बार उसकी आवाज और भी स्पष्ट थी, मुझे रोको मत, मेरा काम अधूरा है। ये सुनकर आरव का खून जम गया। उसने तुरंत सिया को पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई थी। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और दीवार की ओर मुड़ी
और तभी एक जोरदार धमाके के साथ खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई और सिया उसी खिड़की से बाहर कूद गई, जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ हो। आरव घबराकर नीचे भागा और देखा कि सिया पहले से ही महल की दिशा में तेजी से बढ़ रही थी। इस बार उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो जमीन को छुए बिना जैसे फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी। आरव भी पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन इस बार महल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बदबू और भारीपन महसूस हुआ, जैसे वहां की हवा ही जहरीली हो। महल का दरवाजा इस बार खुद ब खुद खुला नहीं, बल्कि अंदर से किसी ने उसे धीरे धीरे खोला, और जैसे ही सिया अंदर गई, दरवाजा फिर से बंद हो गया। आरव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। इस बार महल पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे उभर आए थे और गलियारे में कदमों की आवाज खुद ब खुद गूंज रही थी। वो उसी कक्ष की ओर बढ़ा जहाँ पिछली बार उसने सब देखा था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां अब सिर्फ टूटा हुआ सिंहासन नहीं था, बल्कि पूरा कमरा जैसे किसी पुराने राजदरबार में बदल चुका था। दीवारों पर मशालें जल रही थी और सामने वही धुंधली रानी अब साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। सिया उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन इस बार वो रो रही थी। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आना चाहती। उसकी असली आवाज पहली बार बाहर आई थी, लेकिन तभी रानी की आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा शरीर अब मेरा है। और अचानक सिया के शरीर में झटके आने लगे। उसका चेहरा विकृत होने लगा, जैसे दो आत्माएं एक ही शरीर के लिए लड़ रही हो। आरव ये सब देख नहीं पाया। उसने दौड़कर सिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन पर बने वो पुराने चिन्ह लाल रंग से चमकने लगे और एक अदृश्य दीवार ने उसे सिया से दूर फेंक दिया। वो जोर से दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, लेकिन फिर भी उसने देखा कि रानी धीरे धीरे सिया के शरीर में समा रही है और सिया की चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हैं। तभी आरव को अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने एक बार बताया था कि इस महल की रानी को किसी ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा तभी से भटक रही है। उसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसकी मौत का सच सामने आए या उसका अधूरा अनुष्ठान पूरा हो। आखिरी हिम्मत जुटाकर आरव उस चिन्ह के पास खिसकते हुए पहुंचा और वहां पड़े एक पुराने पत्थर को उठाकर उन निशानों को तोड़ने लगा। जैसे ही उसने पहला निशान तोड़ा, एक जोरदार चीख गूंजी और रानी की पकड़ थोड़ी कमजोर हुई। सिया का शरीर कुछ पल के लिए शांत हुआ, लेकिन तभी रानी ने गुस्से में चीखते हुए अपना रूप और भयानक कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरा महल हिलने लगा, दीवारों से धूल गिरने लगी, लेकिन आरव नहीं रुका। उसने एक एक करके सारे निशान तोड़ दिए। आखिरी निशान टूटते ही एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया और सिया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। रानी की आंखें दर्द से तड़पती हुई पीछे हटने लगी। उसकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगी, ये अंत नहीं है, मेरा सच अभी भी दफन है। और फिर वो अचानक गायब हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया, मशालें बुझ गईं और कमरा फिर से उसी खंडहर में बदल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव तुरंत सिया के पास पहुंचा। इस बार उसकी सांसें सामान्य थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और पहली बार डर के बजाय सुकून देखा। लेकिन जैसे ही वो उठने लगी, उसकी नजर अचानक उस सिंहासन के पीछे पड़ी दीवार पर गई, जहां एक पुरानी तस्वीर आधी जली हुई थी। उस तस्वीर में वही रानी खड़ी थी और उसके बगल में एक आदमी था, जिसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। सिया के होंठ कांपने लगे और उसने धीमे से कहा, तुम पहले भी यहाँ थे? और तभी महल के किसी कोने से फिर वही धीमी डरावनी हंसी गूंज उठी, जो इस बात का संकेत थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।